बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। महाराष्ट्र का चुनाव, झारखंड का चुनाव और एक मुद्दा जो इस वक्त सबसे ज्यादा चल रहा है वो है कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं चुप्पी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कि उनकी बेबसी दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि क्या उन्हें आला कमान यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ वहां से जब तक कि ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए तब तक वो शायद अपनी कुर्बानी जो परिवार की रही उसकी याद भी ताज़ा नहीं कर पा रहे, उस दर्द को बयां नहीं कर पा रहे। उस दर्द पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं और उनसे कुछ जवाब पूछे जा रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या वजह है आखिर? तो मैं जो बात कर रही हूँ वो ये मैं नहीं कह रही, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब दोनों के बीच में वार पलटवार तो चला ही, वो हमने देखा लगातार 3 दिन से। पहले हमला भगवा कपड़ों को लेकर किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और उन्होंने कहा कि भाई योगी को अपने कपड़े भगवा वस्त्र हटा देने चाहिए क्योंकि वो तो राजनीतिज्ञ बन चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं और भगवा कपड़ों में रह करके तो राजनीति नहीं की जा सकती। पलटवार योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुए। उन्होंने कहा मैं योगी हूं, मेरे लिए राष्ट्र प्रेम पहला प्रेम है, आपके लिए तुष्टीकरण पहला प्रेम होगा। लेकिन जब वार पलटवार चला तो एक अहम सवाल रजाकार उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने पूछ लिया। और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने नहीं, देवेंद्र फडणवीस इससे पहले ओवैसी को लेकर के सवाल खड़े कर चुके हैं रजाकारों पर। उसके बाद वहां से भी जवाब आया था, वार पलटवार वहां भी हुआ था। लेकिन योगी जी ने तो दुखती रख पर एक तरीके से खड़गे जी की हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि आप तो भैया कहानी बताया करते थे, अपनी आप बीती बताया करते थे, किस तरह आपके परिवार को रौंद दिया, कुचल दिया और आप अकेले परिवार में रहे। माताओं बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ हैदराबाद में निजाम ने किया, रजाकारों ने किया, आप नाम लेने से डर क्यों रहे हैं? खड़गे जी जरा नाम बताइए। ये एक बेसिक बात उन्होंने कही। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। इंतजार था जवाब का कि शायद आज खड़गे जी की तरफ से कोई बयान आएगा, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आएगा। अध्यक्ष के बारे में इतना बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के एक छोटे से लेकर बड़े तक किसी नेता ने कोई भी ना बचाव किया ना जवाब दिया। तो अब ये जो बेबसी है, आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से खड़गे जी चुप्पी साधे हुए हैं? आज जरा आपको यही बताएंगे। रजाकार कौन है जिसका जिक्र तेलंगाना में भी उठा था जब चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया था, माधवी लता ने जिक्र किया था और एक बड़ा मुद्दा रजाकारों से प्रेम का बना था उस वक्त भी चुनाव में। तब से लेकर महाराष्ट्र तक ये जो मराठा वर्सेस रजाकार का मुद्दा अब शुरू हो गया है, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ और मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने माँ को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहाँ हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर 46, 47, 48 में दंगे हुए। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूँ। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। योगी
आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी दिन परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते बतेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। खड़गे जी, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। महाराष्ट्र को कर्जे में डुबाने का पाप इन लोगों ने किया है। शिवाजी महाराज के प्रतिमा में कमीशन खाने का काम इन लोगों ने किया है और महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी गुजरात में भेजने का काम इन लोगों ने किया है। उसके बारे में योगी और मोदी जी ने बात करना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान के ऊपर बात करना चाहिए। इस देश में ढेर सारे लोग वक्फ के कानून से परेशान हैं। अभी कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने निर्णय किया कि ढेर सारे गांव पूरे वक्फ की संपत्ति, 400 साल पुराने मंदिर भी वक्फ की संपत्ति हो गए, किसान की भूमि भी वक्फ की संपत्ति हो गई। आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी कान खोल सुन लो, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी जी वक्फ का कानून बदल दे। तो बात आ गई वहीं पर ही जहां पर की आनी थी। आखिर क्यों, क्या वजह है कि जवाब नहीं आ पा रहा है खड़गे जी की तरफ से? और ये तो उनके परिवार की बात थी। इससे पहले जब हमने आपको सुना है ना उनका बयान, काफ़ी निर्मम तरीके से जो हुआ उनके परिवार के साथ, वो उन्होंने दर्द एक इंटरव्यू में भी कहा, उनके बेटे ने भी बताया और ये सब बातें लगातार इस पर बात हो रही थी। लेकिन हम ज़रा थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं, ज़रा आपको बता देते हैं कि हुआ क्या था। पहले तो मैं बता दूं कि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी हिंदुओं के प्रति सोच क्या थी, इसी से आप समझ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है ना, उसका मतलब इसी से समझा जा सकता है। वो कहता था, सुन के नाराए तकबीर जलजला आ ही गया तारे जुन्नार पर। इसका मतलब भी सुन लीजिए, नाराए तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा आ जाता है। तो उस वक्त का हैदराबाद जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भारत में विलय नहीं हुआ था। आखिरी निज़ाम उसे तुर्किस्तान बनाना चाहते थे और इस काम में उनकी मदद जो कर रहे थे ना, वही थे रजाकार। वो बर्बर पैरा मिलिट्री जिसको कहा जाता था, जिसके आगे तालिबानी हिंसा जिसकी चर्चा लगातार होती है, वो भी कम पड़ जाए। हैदराबाद की 85% हिंदू आबादी उस वक्त थी और बाकी मुसलमान। और हैदराबाद में लेकिन ऊंचे पदों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही थे उस वक्त। रियासत में भी ज़्यादातर हिंदुओं से वसूले जाते थे वो टैक्स, कि बच्चे के जन्म हो या कोई मौत हो या फिर खेती बाड़ी, बहुसंख्यकों पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स का बोझ लादा जाता था। और इन्हीं करों से निज़ाम का शाही खजाना, जिसे कि कहते थे ना, रजाकार गांव पर हमला करके, कत्लेआम करके हिंदुओं पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाते थे। और अगर कोई मना करता था तो पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी। स्त्रियों से या तो रेप होता, जबरन शादी होती और उनसे जो बच्चे जन्म लेते थे वो रजाकारों की ही संतान कहलाया करते थे।
यानी देश की आजादी के 1 साल बाद अगस्त 1948 में एक कांड हुआ था जिसे कि रजाकारों ने भैरनपल्ली एक जगह थी वहां पर हमला किया। हैदराबाद पुलिस के साथ मिलकर घटना को उन्होंने अंजाम दिया, यानी पुलिस भी मिली थी, वो भी मिले हुए थे। भैरवपल्ली गांव के पुरुषों को गोली मारने का आदेश दिया गया। साथ ही आग में झोंकने और औरतों पर जो बर्बर अत्याचार हुए, नरसंहार की खबर जब दिल्ली तक पहुंची तो एक्शन की तैयारी होने लगी। भैरनपल्ली नरसंहार के बाद स्थानीय हिंदू संगठन एकजुट हुए और उन्होंने उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। यानी दबाव इतना बढ़ गया कि समझौते को नजरअंदाज करते हुए कत्लेआम जो मचा रही थी पैरामिलिट्री, उस पर एक्शन 13 सितंबर 1948 को हुआ। सेना का ऑपरेशन, उसका नाम पोलो रखा गया, ये भी आपको पता होगा। पता लगा कि रजाकारों के पास कोई ताकत अब बची नहीं है, साथ ही रजाकारों के पास संगठित सेना थी और आखिरकार निजाम ने इंडियन आर्मी के सामने किया सरेंडर, यानी सरेंडर कर दिया। यानी ये साल था 1946 का और मामला था। अब मैं आपको जरा वो बात बताती हूं जिसकी वजह से राजनीति इस वक्त सबसे ज्यादा हावी हो रही है, यानी खड़गे जी के परिवार के साथ आखिर क्या हुआ था। तो जब मल्लिकार्जुन खड़गे, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खड़गे जी ने खुद अपनी जुबान से इस बात को बयां किया। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के उनका जो गांव था बरपट्टी में हिंसा भड़की, निजाम के कुछ रजाकारों ने उस वक्त घरों में आग लगा दी और जिन घरों में आग लगाई गई थी उनमें से एक घर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी था। इस घटना में उनकी मां और बहन की जलकर बेरहमी से मौत हो गई थी। तो ये वो सच्चाई है, ये वो कुर्बानी है परिवार की, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि क्यों आखिर अपने परिवार की इस कुर्बानी को भूल गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तो जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही, और जब चुनावी माहौल होगा तो सवाल तूल भी पकड़ेगा। तो इसी सवाल का जवाब हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि रजाकार वर्सेस मराठा, और रजाकारों के साथ कौन है, मराठा के साथ कौन है, और चुप्पी का आखिर मायने और मतलब क्या है कांग्रेस पार्टी खड़गे जी की। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय अपने खास मेहमानों का करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। हमारे साथ मोहम्मद फरहान जी, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद है। हमारे साथ अरुण सावंत जी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता और नेता हैं, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर जी हैं, प्रवक्ता AIMIM के। सभी का स्वागत है। लेकिन मैं मोहम्मद फरहान आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये चुप्पी का कुछ खास पर्पस है? छोटे से लेकर बड़े नेता राहुल गांधी के ऊपर एक तिनका कुछ कह दिया जाए तो सब लोग, सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया पर लग जाती हैं, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, कोई नेता बचते नहीं हैं कि जो उस पर जवाब ना दे। लेकिन खड़गे जी, उन पर इतना बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ का आता है, 24 घंटे हो जाते हैं, ना कोई बचाव में ना कोई जवाब में। क्या हुआ? रीमा जी, योगी आदित्यनाथ जी को उनकी ही पार्टी के लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो हम लोगों को सीरियस लेके अपने टाइम को क्यों खराब किया जाए, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गुजरात लॉबी उत्तर प्रदेश से हटाने का जो कार्य अंदर खाने कर रही है, तो उनका आपसी मसला है। वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो रहें। कई बार आपके टीवी चैनल पर और पूरे देश के मीडिया के सामने ये चीजें आ चुकी है। 2-2 बार 3-3 बार इस तरह की मांगे उठी। बाकी ऑब्जर्वर भेजे गए कि उनको हटाया। कहां से, किसने मांग उठाई? अच्छा ये बताइए, कोरोना काल के दौरान योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए जो प्रक्रिया चली थी, उसके बाद कौन सी प्रक्रिया? मैं सुन लीजिए मेरी बात को। संघ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश तक आए और जाकर बाद में रिपोर्ट लगाई कि नहीं, संघ नहीं चाहता है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाए। ये बात सच है कि झूठी? पब्लिक डोमेन में था या सोर्सेज के डोमेन में था, या अरविंद केजरीवाल को जो IB की रिपोर्ट आती है उसमें आई थी ये बात? कहां पर मिली थी ये बात, मतलब ये सच्चाई कहां आई थी? नहीं, हमारे पास तक तो नहीं आई भाई। अब आपके पास कुछ खुफिया जानकारी आई होगी तो कहीं से तो आएगी ना, IB से आएगी, या संघ वाले बताएंगे, या बीजेपी वाले बताएंगे, कहीं ऐसी जगह से आई होगी। रीमा जी, आप पुराने YouTube पर जाकर देखेंगी
तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में डालिएगा कि उनको क्यों हटा रही थी भारतीय जनता पार्टी। तमाम मीडिया पूरे 2 माह केवल यही चला रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में बड़ी बैठक हो रही है, आपसी मनमुटाव के कारण इनको हटाया जा रहा। तमाम हेडलाइन से भरा हुआ हटाया जा रहा है कोविड के समय, अभी तक तो नहीं हटे। तो वो जो यूट्यूब पर चलता था और व्हाट्सएप का ज्ञान था, अभी उसकी मालूम है आपकी क्या मतलब? मैं समझी नहीं। 3 साल पहले ये चर्चा चली, मतलब 2020 में जब कोविड का समय था, 2021 में, उस वक्त हटाया जा रहा था। अभी 24 खत्म होने वाला है, अभी तक नहीं हटाया गया योगी आदित्यनाथ। अच्छा, आप इस चीज को स्वीकार करती हैं ना कि उनको हटाने की चर्चा चल रही है? मैं तो कह ही रही हूँ, मेरे पास तक कोई खबर नहीं आ पाई। ऐसे मेरे इतने सॉलिड सोर्स नहीं है जो अंदर खाने की खबरें बता देते हो। मेरे नहीं है सोर्स, आपके होंगे शायद। सुन लीजिए, देश की जनता। अरे भाई, उसका खड़गे जी के दर्द से क्या संबंध है? योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा था, नहीं हटाया जा रहा था? खड़गे जी के दर्द से उसका क्या मतलब है? रजाकारों से उसका क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा था या नहीं हटाया जा रहा था? मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि चुप्पी क्यों है रजाकारों के मामले पर? निजाम का नाम लेने से क्यों डर है? सिर्फ ये सवाल था मेरा। आप कहाँ कोविड के समय में पहुंच गए? मैडम, मैंने बताया तो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सीरियस नहीं ले रहे, उन्हें हटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो उनसे कैंपेन क्यों करा रहे हैं फिर? उनसे कैंपेन क्यों करा रहे हैं नॉन सीरियस लेकर? इतनी रैलियां उनकी दिन पर दिन क्यों हो रही हैं? एक दिन में 4-4 रैलियां नॉन सीरियस नेता से। मैडम, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव निपटने दीजिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या एक्शन लेती है, आपको अच्छा, अभी नया एंगल आया है। ओके, ठीक है। अभी आप हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का मामला, वो खुद तय करेंगे, वो हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। मगर इतना जरूर है कि डबल इंजन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रजाकारों का नाम लेने से खड़गे जी क्यों डर रहे हैं? फिर मैं उसी पर आती हूँ। योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा, ये बीजेपी को और योगी आदित्यनाथ को तय करने दीजिए। खड़गे जी का प्रेजेंट क्या है पार्टी में, उस पर हम बात कर लेते हैं आज। अरे खड़गे जी इस देश के एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी को यही बात चुभती है कि एक दलित का बेटा इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे है। और बार बार खड़गे जी के ऊपर अटैक किया जाता है, एक दलित के ऊपर अटैक किया जाता है, एक दलित के बेटे के ऊपर अटैक किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी की नजर में, उसकी आंखों में मुस्लिम और दलित और आदिवासी शुरू से चुपते आए हैं और इन्होंने हमेशा इनके मतलब खिलाफ सिर्फ मुस्लिम, दलित और आदिवासी, 3 ना? ओबीसी तो अच्छा लगता है उनको, बाकी सब अच्छे लगते हैं ना। राहुल गांधी तो कहते हैं ओबीसी भी उनको पसंद नहीं है, लेकिन अब आपने कह दिया दलित, आदिवासी और कौन तीसरा, कौन बताया? मुस्लिम। रीमा जी, मैं आपकी इस बयान का खंडन करता हूं कि जो अभी आपने कहा है, आप ये दिखा सकती हैं कि राहुल गांधी जी ने कब कहा कि उनको ओबीसी पसंद नहीं है? उनको नहीं, बीजेपी को। अभी आपने कहा, मैंने कहा राहुल गांधी तो कहते हैं कि ओबीसी भी पसंद नहीं है, लेकिन आपने 3 ही नाम लिए, आदिवासी, दलित और मुस्लिम। अभी आप खुद कह रही हैं ये बात बैठ करके। अरे सर, डाइवर्ट मत करो ना बात को, आप अभी टॉपिक पर आओ। आप टीवी पर बैठकर झूठ मत फैलाइए मैडम। शिवम त्यागी जी, योगी आदित्यनाथ ने जो बात बोली वो सिर्फ और सिर्फ क्या इसलिए बोली गई क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित है और दलित नेता का अपमान पार्टी करना चाहती थी, और दलित पार्टी का अध्यक्ष बन जाए किसी भी पार्टी का, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। रीमा जी, 21 जुलाई 1942 को कर्नाटक के बीदर जिले के भालकी तालुका में पड़ने वाले वरबट्टी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। पता नहीं था उनको कि वो भविष्य में आके एक देश की इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया। जब 6-7 साल की उम्र थी उनकी, तो कुछ रजाकार जिन्होंने इस देश में बहुत लोगों को मारा है, बहुत हिंदुओं को मारा है, बहुत हिंदू बहनों के बलात्कार किए हैं, बहुत आतंक फैलाया है और जो वो कर सकते थे वो सब किया। उसी दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उस समय 7 साल के शायद बच्चे थे, 5 साल से कम उम्र के थे वो, 5 साल के कम उम्र के बच्चे थे, 42 में तो पैदा हुए, तो हाँ 5 साल से कम के हुए। उनके परिवार को, माता जी को, चाची जी को, बहन जी को, सबको मौत के घाट उतार दिया। दुर्भाग्य देखे कि वो बच्चा आज इस देश के लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन वोट का आप चक्कर देखिए कि वो आज अब उन रजाकारों का नाम ही नहीं ले सकते।
मतलब आज उनको मुस्लिमों की वोट चाहिए, इसलिए वो रजाकारों को ये कह नहीं सकते कि रजाकारों ने मेरे माता जी को और बहन को मारा था। ऐसी भी क्या मतलब राजनीति हो गई कि किसी ने आपकी माँ और बहन को मार दिया और आप ये भी ना कह पाए कि उन्होंने मार दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपको उससे पॉलिटिकली नुकसान होगा। खैर, मैं मानता हूं ये अपने आप में बेहद ही दुखद है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जवाब देना चाहिए कि उनके परिवार के साथ क्या हुआ। हमें उनके परिवार के साथ सहानुभूति है, सिंपैथी है, मुझे खुद है। मैं जानता हूं, मैंने इतिहास पढ़ा है क्या किया है रजाकारों ने, ये ओवैसी ब्रदर्स की पार्टीज ने क्या किया है, ये देश जानता है। ओवैसी और उनको भी लेकर बेहतर है आइए कि फ्रेम और में जाने। जरा, इसमें ओवैसी ब्रदर्स का क्या रोल आ गया? ये आप मुझे एक चीज बताइए, रजाकार कौन है भाई? 1927 में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि MIM फॉर्म किया, उसको बाद में फिर टेक ओवर किया कासिम रिजवी ने। कासिम रिजवी उसके वो रहे, तब तक वो पाकिस्तान चले गए। उसके बाद ओवैसी जो उन्होंने तो 1957 में जब इसमें ऑल इंडिया जोड़ा, फिर उसके बाद उसके जो अध्यक्ष बने वो ओवैसी बने। आज तक वही खानदान बनता आ रहा है। ऑल इंडिया जोड़ने से रजाकार बदल जाएंगे क्या? शिवम त्यागी के नाम के आगे कुछ और लगा दो तो शिवम त्यागी थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो वही है भाई। फौज तो वही थी, चीजें तो वही थी, पार्टी तो वही है, सक्सेशन तो वही है, सब कुछ तो वही है, बस ठीक है। कासिम रिजवी तो गया। डॉक्टर तो वही पवन है, राव, इसी बात से इनको इतना दर्द होता है। ओके, और डॉक्टर मेरी आवाज में बहुत ज्यादा इको है रीमा जी, मेरा मैं आपसे ठीक गुजारिश है, करवाती हूँ, please ठीक आप कीजिए इसको जरा। बताइए। डॉक्टर पवन अंबेडकर जी, इतिहास तो कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही इतिहास को बदला जा सकता है। इतिहास जो है वो है। अब ओवैसी भले ही ये बात बार बार कहें, तेलंगाना के चुनाव में भी कहें, हैदराबाद में भी कहें और अभी फिर से कहें जब उनके ऊपर रजाकार ये शब्द का इस्तेमाल देवेंद्र फडणवीस ने किया, तो इतिहास तो नहीं बदला जा सकता। ये तो सच है ना कि पार्टी वही है, नाम बदला है, सिर्फ ऑल इंडिया लगा था नाम में। तो फिर रजाकार मतलब इसमें क्या खराबी है एक्सेप्ट करने में? रीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाम में तो बहुत कुछ रखा है। जनसंघ जब भारतीय जनता पार्टी बन गई तो जनसंघ अपने कोड़ से, अपने कष्टों से और अपनी गंदी हरकतों से तो दूर नहीं हुई ना। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुआ तो जनसंघ, इसका मतलब है जनसंघ के गुण आए होंगे भारतीय जनता पार्टी में। मैं साफ साफ कह देना चाह रहा हूं आपके इस माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि ये रजाकारों की पार्टी नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस देश में संवैधानिक ढांचे के आधार पर अपनी बात करती है। शिवम भाई भूल जाते हैं, कारण इसका यह है कि खड़गे साहब और जो रजाकार और हैदराबाद की जो एक पूरी जो है गॉसिप चल रही है, वो गॉसिप जो है ये अब सुनिए बात, ये हिंदू मुसलमान का क्राइटेरिया बनाता है। क्योंकि रजाकार हो या हैदराबाद में जिस तरह से हमले हुए, दंगे हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के परिवार के साथ अत्याचार हुआ, उसमें मुस्लिम जुड़ गया है, इसलिए इनके ऊपर फायदे की बात है। अब मैं सच्चाई और हिस्ट्री बताता हूं। यह है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाबा साहब के द्वारा लिखी गई है। ये शिवम त्यागी शायद भूल गए हैं, और इसका मैं पेज नंबर 35 पढ़ देता हूं। उसमें साफ साफ लिखा है, इसके बारे में शिवम त्यागी नहीं बताएंगे कि इस देश में पेशवाओं ने किस तरह से इस देश में रहने वाले लोगों को अछूत बनाया, उनके गले में हांडी और पीछे जो है झाड़ू बांधा। उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? वो अत्याचार नहीं था क्या? इतिहास जब हम बात करेंगे ना तो ऊपर से नीचे तक की बात करेंगे। सिर्फ रजाकारों की जो बात कर रहे हैं, रजाकार जहां जाने थे चले गए। इस देश में जो दंगे आज भी हो रहे हैं वो पुलिस के संरक्षण में हो रहे हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अत्याचार हुआ है उसको भी तो आप करिए ना। कौन सा ऑपरेशन पोलो क्या था? कौन सा एक सेकंड, कौन सा अत्याचार क्या था? कौन सा अत्याचार हुआ? ऑपरेशन पोलो क्या था? हाँ, ऑपरेशन वो पोलो मैंने को बता आप दिया लोग था याद इंट्रोडक्शन रखेंगे। में। आप सुनिए रीमा जी, ऑपरेशन पोलो आप लोग इसलिए याद रखें क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ था। इस देश में 565 रियासतों में 6 रियासतें ऐसी थी जो इस देश में मिलने से मना करती थी, और आज भी उसका दंश हम झेल रहे हैं कश्मीर के रूप में। आज भी हम ये दंश झेल रहे हैं जोधपुर के रूप में, और ये त्रावणकोर और जोधपुर को आप भूल जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम राजा हुआ करते थे। इस पर कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या अत्याचार हुआ, कश्मीर में क्या अत्याचार हुआ, यहाँ पर मुसलमान, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है बात कह रहे हैं इसलिए उनको दर्द दिखाई दे रहा। कश्मीर में कश्मीरी पंडित मारे गए,
पिछले 10 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कश्मीरी पंडितों का क्या हुआ? उनके दर्द को लेकर के तो कोई बातचीत नहीं हो रही कि कश्मीर में क्या चल रहा है। ये दर्द भूल जाएंगे ना। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दर्द इसलिए इनको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ मुसलमान दिखाई दे रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द इसलिए दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से, एक सेकंड, इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो अपना दर्द खुद बताया है। उन्होंने, प्रियांक खड़गे ने खुद बताया है, जिनको नहीं भी पता था उनको भी बताया है। इसलिए आप ये मत कहिए, ये गलत बयानी नहीं। एक मिनट, अब सुनिए, जवाब सुन लीजिए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, शिवम त्यागी, उसके बाद में अरविंद जी आपके पास। अरुण जी आपके पास आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, साल से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी ने करवाया क्या? अरे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो बीजेपी ने करवाया था या किसने करवाया था, उस पर भी बात करनी है। हाँ, तो रजाकार और हैदराबाद को किसने करवाया था ये भी बता दीजिए। आपने करवाया था? सुना ही नहीं, मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया आपको, डिटेल आपने देखा ही नहीं, आप लेट जुड़े थे क्या? शिवम त्यागी जवाब दीजिए। थैंक यू। मैं अब एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं ना बहुत ज्यादा डिटेल्स में रजाकारों की जाना नहीं चाहता था। मेरी आवाज इको आ रही है बट फिर भी मैं बोलता रहूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो स्थितियां हैदराबाद में रजाकारों ने और एमआईएम के गार्ड्स ने इन्होंने किया था वो तो हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं। और ये क्या कह रहे हैं क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम राजा था इस वजह से इस तरह की स्थितियां नहीं। वो मुस्लिम राजा यूनाइटेड स्टेट जो है न्यूक्लियर बॉम्ब लेने पहुंच गया था, बॉम्ब की खपत लेने पहुंच गया था, खेप लेने पहुंच गया था पूरी की पूरी हिंदुस्तान के खिलाफ चलाने के लिए। और अब सुनिए बैरमपल्ली की कहानी जो रीमा जी ने शुरुआत में बताई। जब गांव पर हमला हुआ तो पहली लहर में वहां पर जवान थे, जवान हिंदू युवक, उनको मारा। उसके बाद बुजुर्ग थे, उनको मारा। फिर वहां पर जो महिलाएं थी हजारों में हिंदू, उनको भगाया, उनके कपड़े फाड़े, उनको गोलियां मारी, उनको बलात्कार किया। इस एनाहिलेशन पर भी आऊंगा, ये पढ़ी हुई है किताब मैंने, नीचे कर लीजिए, बीच में चलाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं पढ़ा आपने। हिंदू के नाम पर किसको लपेट रहे हैं आप? हिंदू के नाम पर सबको लपेट रहे हैं। रीमा जी प्लीज, मैं बोला नहीं उनके बीच में। हिंदू के नाम पर किसको लपेट रहे हैं? हिंदू के नाम पर ये जो हिंदू अत्याचार करते थे, आपने किताब नहीं पढ़ी है? ये कौन से हिंदू थे जो अत्याचार करते थे जिसके बारे में बाबा साहब ने लिखा है? ये किताब भूल गए? ये कौन से लोग थे जो अत्याचार करते थे? ये कौन से लोग थे जो इस देश में अत्याचार करते थे? हिंदू लोग थे, यही हिंदू है ना? मैं चला नहीं सकता। हाँ यही हिंदू है, बताऊंगा ये भी। हाँ, बाबा साहब ने इसको भूल जाएंगे, मत पढ़िए। अम्बेडकर भूल जाएंगे। कोई अम्बेडकरवादी हो जाता तो बात ही क्या? कुछ नहीं, पता ही नहीं आपको शिवम त्यागी। ये हमको मत सिखाओ अम्बेडकरवाद क्या होता है, हमें मत सिखाइए, हमें मत सिखाइए अम्बेडकरवाद क्या होता है। अम्बेडकर नाम लिखने से कोई अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर नाम और अम्बेडकरवाद हमें न सिखाइएगा। ये किताब पढ़ी है? पढ़ लिए होते तो ये किताब पढ़ी? अरे आप पढ़ लिए होते तो यहाँ ना होते, आप पढ़ लिए होते ना, आप पढ़ लिए होते ना तो शर्म से जो है सर झुक जाता, शर्म से सर झुक जाता, ये शर्म से सर झुक जाता। अम्बेडकर को पढ़ लिए होते। एक सेकंड, क्या चल रहा है? ये एक एक करके बात करेंगे ना। अम्बेडकर जी आपके बीच में वो नहीं बोले थे, आपके बीच में नहीं, गलत बोले सही बोले, अपनी बारी में बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप अपनी बारी में बोलेंगे, आप अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं, इस देश में आप अपनी बारी में बोलेंगे सर, रुकिए, आप अपनी बारी में बोलेंगे, उनको अपनी बारी में बोलने दीजिए, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं ना। शिवम त्यागी कंप्लीट कीजिए प्लीज। थैंक यू। अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि बाबा अम्बेडकर ने जो हिंदुओं के बारे में कहा, एनाइलेशन ऑफ कास्ट, एनाइलेशन ऑफ कास्ट और ये सब चीजों के बारे में कहा। पार्टीशन ऑफ इंडिया और द पाकिस्तान, पेज नंबर 47 बाय बाबा भीमराव अम्बेडकर, एंड आई कोट। बस यही हिंदुस्तान में और दुनिया में जितने, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, देखिए फिर बीच में बोल रहे, म्यूट कीजिए भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने नहीं बोला, जिससे सवाल होगा उसी की आवाज जाएगी। पेज नंबर 27 एंड हियर आई कोट, एंड बाबा भीमराव अम्बेडकर सेज, इस दुनिया में, हिंदुस्तान में मुस्लिमों का एक ब्रदरहुड है, वो सिर्फ अपने धर्म के खिलाफ है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेदारी और उनकी लॉयल्टी डज नॉट गो टुवर्ड्स द कंट्री दे लिव इन। एआईएमआईएम के प्रवक्ता अंबेडकर यहां पर बैठकर मुझे भाषण दे रहे कि मुसलमान क्या करते हैं इस देश के लिए। और अब एक और चीज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में करता हूं, हिंदू राजा बहुत याद है आपको, नेहरू याद नहीं है। मैं एक बार एक और कोट कर दे रहा हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 27 1951 October, he says, just see the leader of the Congress party, Pandit Jawaharlal Nehru. He has delivered 2000 speeches during the last 20 years, but he has never spoken about the welfare of the scheduled caste even once. From this you can judge what sympathy the Congress party can have for our people when its leader is so adamant. Pandit Nehru is always
फॉर द मुस्लिम्स। गोद में बैठे हो मुस्लिम पार्टी की, नाम अंबेडकर लगा लिया। ये बंद करो, ये भीम मीम वाली कहानियां बताना। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचार अगर व्यक्तिगत करेंगे तो इनके स्टेटमेंट को मैं क्रॉस करूंगा। व्यक्तिगत नहीं शिवम, कोई व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, कोई व्यक्तिगत नहीं। आप अकेले व्यक्तिगत नहीं है, हम भी अंबेडकर को पढ़ते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अंबेडकर जी, बाबा साहब आपके आपको एक किताब ने पढ़ लिया। अच्छा ये बता दीजिए कि धमकीबाजी नहीं चलती है कहीं पर भी। आप जिस पुस्तक का नाम ले रहे हैं ना, वो पुस्तक किस समय लिखी गई, जरा यही बता दीजिए। अरे इधर देखिए ना, सर्च क्या कर रहे हैं ना, फेस टू फेस बात करिए ना, फेस टू फेस बात करिए। अभी कहते हो पर्सनल नहीं, अभी कहते हो कब लिखे, मैंने तो 4 कोट कर दी, मैंने तो बाबा साहब अब एक पुस्तक का नाम मैं बता रहा हूँ, वो भी पढ़ लीजिए। बाबा साहब, रीमा जी 2 मिनट। बाबा साहब की अंबेडकर नाम रखने एक सेकंड, पॉइंट क्या है अंबेडकर जी? पवन जी सुनिए मेरा टॉपिक। सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आपने बहुत ज्यादा, काफी देर से मैंने देखा कि आपने 1 सेकंड आपने मुद्दे को बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया, लेकिन मैं फिर से मुद्दे पर आ रही हूं। रीमा जी सिर्फ मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी मजबूरी भी समझ रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ क्यों हिंदुओं के खिलाफ आपने एक एक कोट इस वक्त इतना ज्यादा कोट आपने अनकोट कोट दिखाने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की भावना मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं उस ट्रैप में नहीं आऊंगी। अब सुनिए 1 मिनट। रीमा जी, अरे भाई समझ गए आपकी बात। 1 मिनट, 16 सीटों में से 3 सीटों को आपने चुना गैर मुस्लिम के लिए। आपकी पार्टी के नाम में ही इत्तेहाद है, अब इत्तेहाद का नारा ही लग रहा है, और फिर रजाकारों की जब बात होती है तो आप अब ये दिखा रहे हैं कि देश में हिंदुओं ने कितना ज्यादा अत्याचार किया, हिंदू शासकों ने कितना अत्याचार किया। मतलब ये तो गजब तरीके के कोट अनकोट आप लेकर आए हैं इस डिबेट में। रीमा जी, इनको एक पुस्तक, रीमा जी इनको एक पुस्तक और पढ़नी चाहिए, रिडल्स इन हिंदू। यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं खुली हुई है ना दूरदर्शन में कि मैं सबको किताबें पढ़वाती रहूं अपने शो में। पार्टीशन सब और पढ़कर आए और वो भी कोट कर रहे हैं, आप भी कोट कर रहे हैं। नहीं 1 मिनट, रिडल्स इन हिंदू ठीक है पढ़ेंगे। आप बहुत विद्वान हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, मैं देख रही हूँ पवन जी। बात करिए ना, अरे आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा, मैं समझ रही हूँ, ऐसे ही नहीं आप हल्के में आपको कौन ले रहा है। और इस तरह का डिवीजन कर दिया, ठीक है, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। मैंने तो ठीक है वॉल्यूम भी कोट किए भाई, एक किताब थोड़ी ना कोट किया, 3 किताबें चैलेंज है। बाबा साहब की 4 किताबें कोट कर दो, आगे मैं 8। आप दोनों एक दूसरे को बाद में पढ़ा लीजिएगा। चलिए अब सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए, मैं भी सुना देता हूँ। अरे सर, चलिए कॉम्पिटिशन चल रहा है क्या यहाँ पर? आपको 10 किताबों के नाम बताता हूँ। Who were the Shudras? Untouchables, Annihilation of Caste, Riddles in Hinduism, Buddha and Marx। नाम सुनिए। What Gandhi and Congress have done to the untouchables। नाम सुनिए। कितना कोट करेंगे आप? दिन भर सर्च करिए ना, मेरी जबान पे लिखा हुआ है। डॉक्टर पवन ये चल क्या रहा है? मुझे मतलब हंसी आ रही है आपकी बातें दलील सुनकर। आप सर्च करिए ना। खड़गे जी सोच रहे होंगे कि मेरे टॉपिक पर आज चर्चा पहली बार हो रही थी और फिर मुझे साइडलाइन कर दिया गया, वो दुखी होंगे इस वक्त। त्यागी जी, आप मुझसे अगर अम्बेडकर जी रुकिए, थामिए थोड़ा सा। अब जरा मुझे सावंत जी का भी जिक्र करने दीजिए। अरुण सावंत जी, मराठा वर्सेस रजाकार पूरी तरह से मुद्दा भटक चुका है क्या? शिवम त्यागी को ऑडियो चला गया, देखिए कोई मुद्दा यहाँ पर देखिए रीमा जी, काफी देर ये दोनों का झगड़ा जो चल रहा था, मैंने सुना, काफी बुक अम्बेडकर जी ने पढ़े होंगे, लेकिन वक्त की जो सच्चाई है उस सच्चाई को इस इलेक्शन के पीरियड में भूलना नहीं चाहिए। क्या चल रहा है पूरे देश में? एक आदिवासी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने मेहनत करते करते, लेकिन वो आदिवासी है, कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों की पार्टी, ये तो कई बार सिद्ध हुआ है। कांग्रेस ने कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष पद का दर्जा नहीं, वो डमी अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं। और आज वो रजाकारों का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पूरे देश में क्या चल रहा है अभी। आपको सच्चाई मैं इसके पहले भी मैंने आपको बताई थी। आज आप देखिए, आज दिल्ली ले लो, महाराष्ट्र ले लो, या वहां पर आप ये ममता दीदी जी का प्रदेश ले लो, वहां कोई बात नहीं, भूल गया तो होता है, ममता दीदी का प्रदेश ले लो आप, जहां पर क्या चल रहा है आज, पूरे कांग्रेस के लोग जो मुस्लिम
वहां पर रोहिंग्या आ रहे हैं, उन लोग को कांग्रेस के जहां जहां पे प्रदेश है वहां पर बोगस आई कार्ड वगैरह बनाकर उनका नाम दर्ज कर रहे हैं और मुस्लिमों का एक वोट बैंक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है। टीस ने पूरा प्रूफ के साथ ये बात सिद्ध करी। टीस यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, विद प्रूफ। ये बात मैंने इसके पहले भी कई चैनल के ऊपर बताई। आज मुंबई में पिछले 6 महीनों से क्या चल रहा है, तो 9 लाख मुस्लिम लोगों के नाम इन्होंने वोटर आईडी बोगस करके यहां पर दर्ज किए और सब के सब वो मुस्लिम है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम जाति को बहलाकर फुसलाकर उन लोग इकट्ठा करके उनके वोट पाने की कोशिश कर रहे और मुस्लिम, दलित, आदिवासी इनका नाम लेकर इनकी राजनीति चलती। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में केंद्रीय SC/ST कमीशन जो है उसने साफ साफ पत्र लिखकर कांग्रेस सरकार को पूछा कि वहां पर SC/ST समाज दलितों के लिए जो 14,752 करोड़ रुपए रखे थे इन्होंने वहां पे उसका गबन किया। समझ गए। मोहम्मद फरहान, दलित कार्ड थोड़ा सा साइड में रखिए, मेन कार्ड पर आइए। मुस्लिम कार्ड, सिर्फ और सिर्फ वजह यही है क्या? तुष्टीकरण जिसका आरोप लग रहा है, मतलब कि प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ किसके झंडे दिखाई देते हैं उनके रोड शो में, उनके बैनर के साथ, वो सब दिखाई दे रहा है वायनाड में। और उसके बाद महाराष्ट्र में किसके साथ दिखाई दे रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वो अलग बात है कि वोट पाने के लिए तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन टिकट देने के नाम पर बहुत पीछे है कांग्रेस पार्टी वहां भी, महाराष्ट्र में। लेकिन फिर भी चुप्पी तो है ही ना। मोहम्मद फरहान, जवाब दीजिए। हाँ रीमा जी, मैं सुन रहा हूँ। देखिए रीमा जी, एक बात ये समझ में आती है कि नरोदा पाटिया में दंगा हुआ था। उस दंगे में 97 मुसलमानों का कत्ल किया गया और जिस व्यक्ति ने दंगा कराया था, मनोज कुलकर्णी, वो आज की डेट में आजीवन की कारावास काट रहा है। ठीक है, उस दंगाई की बेटी पायल कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टिकट दे करके उसे विधानसभा में पहुंचाने का काम किया। मैडम, ये बताइए कि वहां कौन से रजाकार थे कत्ल करने वाले, वो कौन लोग थे? अभी आपने देखा है कि गुजरात में किस तरीके से दंगे हुए, उसमें बेगुनाह हिंदू भाइयों का भी कत्ल हुआ और उनके कत्ल का कौन जिम्मेदार है? कौन है? आप बता सकती वहां कौन रजाकार थे? सुन लीजिए, वहां कौन रजाकार थे रीमा जी, सुनिएगा मेरी बात। अभी बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई और लोगों के दुकानों को आग के हवाले किया गया, लोगों के घरों को आग के हवाले किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, वहां कौन रजाकार थे? बात बताइए। ठीक है, मुझे ऐसा लगा था अभी किताबों का तो बहुत जिक्र हुआ मोहम्मद फरहान, वहां पे कौन से रजाकार थे? मुझे ऐसा लगा था कि अभी किताबों का बहुत जिक्र हुआ, पढ़ाई लिखाई का बहुत जिक्र हुआ, तो शायद थोड़ा सा असर उसका कांग्रेस पर भी पड़ेगा कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए लेकर आई क्योंकि आप ही ने अभी जिक्र किया था कि व्हाट्सएप पर ऐसा चलता है, यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ा था, योगी आदित्यनाथ हटने वाले थे, तमाम चीजें। एक सेकंड सुन लीजिए ना। अब 2 दिन से आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे क्या? एक फिल्म आने वाली है साबरमती, उसके एक मशहूर एक्टर हैं जो उसमें लीड रोल निभा रहे हैं, उनकी बात सुनी आपने? उन्होंने क्या कहा? जो आप बोल रहे हैं वही कहा। हिंदुओं के बारे में देश में किस तरह का फेक नैरेटिव लगातार कांग्रेस की सरकारें, वामपंथी विचारधारा की सोच के लोग, उसमें कुछ पत्रकार बिरादरी भी शामिल है हमारी, बहुत खेद से मुझे कहना पड़ रहा है ये, वो सब अब तक देश में नरेंद्र मोदी और हिंदुओं के खिलाफ में एक माहौल बनाने का काम कर रहे थे। घुमा करके दबाव डाल करके गलत स्टोरीज प्लांट की जाती थी और फिर विदेश में जाके पैसे बटोरे जाते थे। उसी लाइन पर आप बोल रहे हैं मोहम्मद फरहान? आपने बोल लिया, अब हम बोलेंगे मैडम। बिल्कुल, आप ही से पूछा मैंने ये, उसी लाइन पर आप बोल रहे हैं। और मैं उसी लाइन पर बोल रहा हूँ मैडम। हमने कहा कि अगर और भी कुछ बचा हो फिर बोल लीजिए, फिर मैं आपको पूरा जवाब देता हूँ। पूरा ही जवाब दीजिए। क्योंकि हमें जानते हैं, सुनिए, हमें तो 2 लोगों को जवाब देना पड़ता है, एक भाजपा के प्रवक्ता, दूसरी आपको, तो इसलिए दोनों को संतुष्ट करना बड़ा जरूरी होता है। अब ये बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नरोदा पाटिया में 97 मुसलमानों का कत्ल नहीं हुआ था, या उस मनोज कुलकर्णी को जेल भेजा नहीं गया, या उसको आजीवन कारावास नहीं हुई, या उसकी बेटी पायल कुलकर्णी को भारतीय जनता पार्टी खड़गे जी की माता जी और खड़गे जी की बहन को रजाकारों ने मारा था या नहीं मारा था? क्या खड़गे जी झूठ बोल रहे हैं? क्या उनके बेटे झूठ बोल रहे हैं? क्या रजाकारों के साथ कांग्रेस पार्टी हमदर्दी रखती है? मेरा सीधा सवाल आज ये था शुरू से लेकर अब तक, जिस पर अभी तक आपने एक शब्द नहीं बोला है।
आप पूरे देश का भ्रमण कर आए हैं, लेकिन आप अभी तक हैदराबाद नहीं पहुंचे हैं। मोहम्मद फरहान, मैं हैदराबाद के देश की बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ एक हैदराबाद की क्यों? हैदराबाद देश का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद देश का हिस्सा नहीं है? क्यों? हैदराबाद में बर्बरता होती है तो क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को मौत के घाट उतारा जाता है उनकी जुबानी, तो क्या वो बर्बरता का हिस्सा नहीं है? चर्चा का विषय नहीं है? क्यों चर्चा नहीं होगी उस पर? आप बहराइच पर चर्चा करेंगे, आप नर्मदा पटिया पे चर्चा करेंगे, आप पूरे देश पर चर्चा करेंगे, लेकिन हैदराबाद के निजाम पर चर्चा नहीं करेंगे। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। क्या हमदर्दी है? हिस्सा नहीं है। क्या हमदर्दी है मोहम्मद फरहान? यही तो मेरा सीधा सवाल था जो आपने अभी तक नहीं दिया। मणिपुर मैं दे तो रहा हूँ मैडम, आप ले कहाँ रही हैं? रजाकार शब्द आपकी जुबान पर नहीं आया, निजाम आपकी जुबान पर नहीं आया, हैदराबाद की बर्बरता नहीं आई जुबान पर। ये तस्वीरें देखिए, इस आर्मी के बारे में बोलिए कुछ जरा। देखता हूँ आप इसको, इसके साथ साथ मणिपुर की भी आप दिखाइए ना तस्वीरें, क्यों नहीं दिखाती हैं आप? मणिपुर की भी दिखाइए तस्वीरें, गुजरात दंगे की भी तस्वीरें दिखाइए, फिरोजाबाद में जो दंगा हुआ उसकी तस्वीरें दिखाइए। हाँ, हैदराबाद की ना दिखाए, बस दिखाइए ना, बस हैदराबाद की नहीं दिखानी, बस खड़गे जी का नाम नहीं आना चाहिए जुबान पर। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हम तो कहते हैं खड़गे जी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। दंगाई सुनिए, दंगाइयों की कोई जात नहीं होती, दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता, और वो जो दंगाई होता है वो इस देश का अगर सही तरीके से देखा जाए तो असल में सांप्रदायिक वही है, वही इस देश को क्या नाम है सांप्रदायिकता फैलाने का काम करता है। और अत्याधिक दंगाई मानसिकता के लोग, मानसिकता की विचारधारा के लोग अगर कहीं पाए जाएंगे तो वो आपको संघ में या आपको भारतीय जनता पार्टी में पाए जाएंगे। और ऐसे ही लोगों के से कोई मतलब था क्या? रजाकारों का बीजेपी से कोई ताल्लुक था क्या? रजाकारों का किससे लिंक था? सही सुन लीजिए, ऐसे ही रजाकारों को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने का काम करती है मैडम, आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता है। ऐसे ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर कभी तो वैसे कहते हैं कि रजाकार जो थे वो पाकिस्तान चले गए, आप कह रहे हैं रजाकारों को बीजेपी ने टिकट दिया, मैं किसकी बात मानूं? सुनिए सुनिए सुनिए, आप सच नहीं जानना चाहती, आप सच नहीं सुनना चाहती ना, आप बस एक लाइन, एक उर्दू की आपने एक लफ्ज, एक जुमला ले लिया है। रजाकार दंगाई हैं वो, जिन्होंने इस तरह की हिंसा की है। रजाकार नहीं है, दंगाई हैं वो। साफ कहिए ना कि दंगाई हैं वो चाहे गुजरात में करने वाले हों, वो चाहे क्या नाम है असम में करने वाले हों, वो चाहे मणिपुर में करने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश में करने वाले हों। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन आपने अभी एक चुटकुला दिया, रजाकार नाम मेरा रखा हुआ नहीं है। रजाकार मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी, पता नहीं आप हो चुके हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन रजाकार शब्द मेरा गढ़ा हुआ शब्द नहीं है, ना मैंने उस शब्द को बनाया था। अब वो शब्द जिसने बनाया, वो रजाकार क्यों थे, वो सब मैं बता ही चुकी हूँ, पूरी डेफिनेशन मैंने बताई। अब अम्बेडकर जी शायद किताब के किसी पन्ने को, एक मिनट, वो किताब के किसी पन्ने को पलट के बता देंगे रजाकार का मतलब क्या है, किसने गढ़ा था वो शब्द। इसलिए आप रजाकार कहें, आप दंगाई कहें, आप तो कुछ भी कह सकते हैं। अब शिवम त्यागी का मुझे रुक करना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर शिवम त्यागी के पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार, आपके हाथ में है। कम या ज्यादा आपके हाथ में है, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। राजा आओ आओ आओ, ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा देके ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ।
आगे जवाब दीजिए। रीमा जी, आप कह रही थी कि रजाकार का अर्थ क्या है। रजाकार को बांग्लादेश में अपमानजनक शब्द माना जाता है, उनको कहते हैं गद्दार या यहूदा। आज भी वो वही है, गद्दार या यहूदा। अब वो कौन है अपने आप तय कर ले, मैं उससे आगे नहीं जाना चाहता। खैर, विषय बहुत साफ है। जिस तरह की स्थितियां इस देश में रही हैं, जिस तरह से इस देश का राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास रहा है, सब जानते हैं सब कौन क्या है। जाहिर है मोहम्मद फरार कहने के लिए कांग्रेसी हैं, लेकिन बेचारों की हिम्मत नहीं होती कि रजाकारों के खिलाफ एक शब्द बोल दे। वो फरहान से भी बंधे हुए हैं और कांग्रेस से भी बंधे हुए हैं। उन्हें फरहान में भी इंटरेस्ट है, वो फरहान भी सिक्योर करना है और कांग्रेस भी सिक्योर करना है। दूसरी तरफ अंबेडकर जी हैं, उनको अंबेडकर जी को भी सिक्योर करना है और उसके साथ साथ AIMIM के इंटरेस्ट भी सिक्योर करने हैं। लेकिन दोनों के दामन में दाग है। एक रजाकारों से ताल्लुक रखते हैं, एक तो रजाकारों की पार्टी है। दूसरे वो हैं जिन्होंने तुष्टीकरण पिछले 75 सालों में किया है और उससे पहले भी वही करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर कांग्रेस और नेहरू को लेकर क्या कहते थे, ये देश पूरा जानता है। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों एक दूसरे के बारे में आज बुराई नहीं करते, क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल कंपल्शंस ही ऐसी हैं। लेकिन जनता सब जानती है रे, ऐसे नहीं चलेगा भाई, उनको सब पता है। आजकल रीमा जी जैसे एंकर हैं, DD न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाखों YouTube चैनल्स हैं, लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से एक किताब को चाहे तो इंसान आजकल 1 घंटे में पढ़ ले रहा है इंटरनेट पे। भाई आप ज्यादा छुपा नहीं सकते। अब रजाकार को पीछे कमर में बांध के नहीं आ सकते, सामने दिखेगा बैठते एकदम जैसे ही अंबेडकर जी बैठेंगे सामने पता चलेगा कौन सी पार्टी से आए हैं। फरहान जैसे ही बैठेंगे बात करते ही पता चल जाना है देश को कि कौन सी लाइन पर बोल रहे हैं। उनको फरहान भी रहना है और कांग्रेसी भी रहना है। खैर, मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। इस देश में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, जिस तरीके से मौलाना उलेमा खास तौर पर जो है पूरे इंडिया अलायंस के समर्थन में जो है रैलियां निकाल रही हैं, बाइकआउट करने की बात करती हैं, कहते हैं कि अगर कोई भाजपा को वोट करेगा, महायुति को वोट करेगा तो वो पैगंबर मोहम्मद का आदमी नहीं है, वो इस्लाम का आदमी नहीं है, उसको बाहर कर दो, उसका हुक्का पानी बंद कर दो। दूसरी तरफ उलेमाएं जो है चिट्ठियां लिख लिख कर कांग्रेस को दे रही हैं कि 10% आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर दे दो। बस सारा मसला वही है। डिबेट इसी वजह से हिंदू मुस्लिम पर है, वरना डिबेट ना होती अगर इस तरह के लोग नहीं आते। लेकिन ये एलिमेंट ही रियलिटी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो AIMIM, एक सिक्के के दोनों पहलू है। किधर से उछालो किधर भी गिरेगा। ठीक है, तुष्टीकरण करना है बस उन्हें, उनका एजेंडा यही है और कुछ नहीं। डॉक्टर पवन, ये शो देखते देखते सोशल मीडिया पर, अब सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा है, आपके लिए एक सवाल आ गया है। हमारे एक दर्शक ने सोशल मीडिया पर इस शो को देखते देखते लिखा है, आपसे पूछने के लिए बोला है तो मैं पूछ लेती हूँ। उन्होंने कहा है कि पवन अंबेडकर को शायद याद होगा जोगेंद्र नाथ मंडल की हालत पाकिस्तान में क्या हुई थी। वही पाकिस्तान जहां से बैठकर आतंकवादी रजाकार कासिम रिजवी ने अपनी आतंक की विरासत ओवैसी के दादा को सौंपी थी। हैदराबाद को भारत में मिलाने का विरोध किन, अब उन्होंने तो गद्दार वर्ड लिखा है, ये मैं नहीं बोलूंगी, ये एक दर्शक ने लिखा है। किन गद्दारों ने की थी? एक ही बात है, किन गद्दारों ने की थी? अब बताइए अम्बेडकर जी, आपके लिए सवाल है। रीमा जी, मुझे लगता है कि अब मुझे आप समय भी देंगे और मेरी बात को सुनेंगे। जितना समय बचा है उतना ही दे पाऊंगी, बताइए। अब मुश्किल से 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात समाप्त कर लूंगा। जोगेंद्र नाथ मंडल, जो दर्शकों का सवाल है, जोगेंद्र नाथ मंडल साहब का सवाल आया है, उस पर जरूर जवाब दूंगा। जिस समय इस देश में भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, आज भारतीय जनता पार्टी के जो आइडियल मैन हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1946 में एक स्टेटमेंट दिया बाबा साहब को लेकर के कि अछूतों और महारों को इस संविधान सभा में आने के लिए हमने खिड़की दरवाजे ही नहीं सारे रोशनदान बंद कर दिए। वही वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा जो है आज भारतीय जनता पार्टी, अब मेरी बात को सुनना है पड़ेगा। जोगेंद्र नाथ मंडल जी की बात आई है तो मैं उनकी बात को रखना चाह रहा हूँ। जोगेंद्र नाथ मंडल साहब ने बंगाल से बाबा साहब को जितवा करके भारतीय संविधान सभा में जो बनी उसको भेजा और बाबा साहब ने इस देश का, भारतीय संविधान ने विश्व का महानतम और विशालतम संविधान बनाया। आज शिवम त्यागी जी यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दोहरी बातें कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे अन्य लोग हो, उन्होंने बैठ करके बाबा साहब का विरोध किया हिंदू कोड बिल जब बना रहे थे। क्या शिवम त्यागी भूल गए? दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। बाबा साहब को आज सर पर लेकर के घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को संविधान में जाने से रोका। बाबा साहब के खिलाफ इन्होंने जो कार्य किए हैं वो कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। समझ सकती हूँ आपका सरनेम, लेकिन
उनके योगदान रीमा को जी कोई अब नहीं मेरी नकार बात सुनिए, सकता। रीमा जी मेरी बात उनकी सुनिए, महानता हम को कोई नहीं रजाकारों के नकार तरफदार सकता। नहीं है, लेकिन हम वो विषय नहीं रजाकारों को है। कंडेम करते हैं। रजाकारों के लिए हमारे मुंह में बहुत बड़े गंदे शब्द हैं, रजाकारों की हम बात नहीं करते। ये रजाकारों को जहां जाना था चले गए, रजाकारों को हम कंडेम करते हैं। क्या शिवम त्यागी कंडेम करेंगे उन लोगों को जिन्होंने बाबा साहब को भारतीय संविधान सभा में जाने के लिए रोका? क्या ये शिवम त्यागी कंडेम करेंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को? क्या ये कंडेम करेंगे हिंदू महासभा को जो बाबा साहब को लेकर के गाली करते थे और उन्हें अपमानित करने का काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रही है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बाबा साहब के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल साहब जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। डॉक्टर पवन सुनिए जवाब। थैंक यू। जोगेंद्र नाथ मंडल साहब के लिए गलत शब्द जो भी बोलेगा वो गलत व्यक्ति है। जोगेंद्र नाथ मंडल साहब ने जो कार्य किया है इस देश के भारतीय संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब को भेजा। उन्हीं जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान और मुसलमानों के लिए क्या किया है पढ़ लो जरा सा। उनके टेक्स्ट बुक के 27 पेजेस की पढ़ लोगे तो थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। रीमा जी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मुझे मेरा समय सिक्योर म्यूट कीजिए भाई, म्यूट कीजिए। सिर्फ शिवम त्यागी की आवाज जाएगी अभी। थैंक यू। अब मैं दूसरा, मैं इस इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी कोट कर देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता थे, तो अगर जो भी ये बात आप उनको कह रहे हैं, आप उन्हीं के रेफरेंस में कह रहे हैं, मोहम्मद फरहान को कह रहे हैं, फिर दोनों भाई भाई आपस में लड़ मत जाना, फिर वो जवाब देंगे आपको। खैर एक और चीज पर आता हूं। आपने क्या कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ क्या क्या हुआ? 1954 में बाबा भीमराव अंबेडकर जब भंडारा से लड़े, लेफ्ट के कैंडिडेट के सामने लड़े, जवाहरलाल नेहरू उनके खिलाफ प्रचार करने आए। जब उनकी तबियत खराब हो गई 56 में 57 में फिर से वो लड़े, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को देशद्रोही तक कहा, देशद्रोही तक कहा इस कांग्रेस ने। कुछ अता पता है नहीं इतिहास का, अंबेडकर नाम लगा के बैठे हैं पीछे। उन्होंने इतनी सारी किताबें बता दी, ऐसा मत कहिए नहीं पता उनको, वो पढ़ के आए। बता देने से जरूर, किताबें बता देने से जरूरी नहीं किताबें पढ़ ली। किताबों के नाम है इतने सारे, उन्होंने लिस्ट दे दी आपको। अरे 4 मैंने बताई तो किताबें भी कोट करी। थैंक यू। मैं फिर से आगे आता हूं, विषय बहुत साफ है। यहां पर जिस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं संविधान की आड़ लेकर, खास तौर पर पवन अंबेडकर जी जैसे लोगों को और बहुत सारे ऐसे लोगों को, AIMIM की जो पार्टी है ये खास तौर पर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करे। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल जो है वो उसके लाइव एग्जाम्पल हैं इस बात के कि जहां पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण हद से ज्यादा बढ़ा, मेजॉरिटी बढ़ी, वहां पवन अंबेडकर और शिवम त्यागी जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है। ये वहां बैठ भी उस पार्टी में इसलिए पा रहे हैं क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान है इस देश में। लोकतंत्र फाइनल कमेंट के लिए आती हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फाइनल कमेंट के लिए आप दोनों के पास आती हूं, छोटा सा ब्रेक। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए अब मेरे पास वक्त कम है। फाइनल कमेंट के लिए मोहम्मद फरहान, फिर डॉक्टर अंबेडकर एंड फाइनल कमेंट शिवम त्यागी। मोहम्मद फरहान एक लाइन में जल्दी। रीमा जी, शिवम त्यागी ने अभी कहा कि मोहम्मद फरहान पवन राव अंबेडकर के भाई होंगे। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि हम दलित को अपना भाई मानते हैं, दलित मुसलमान को अपना भाई मानता है, मगर भारतीय जनता पार्टी ना दलित को अपना भाई मानती है, ना मुसलमान को अपना भाई मानती है। इस देश में दलित और मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी समस्या मानती है, इसीलिए इसकी आंख में ये हमेशा किरकिरी होती रहती है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस बार आपने आदिवासी छोड़ दिया, अभी आपने कहा था आदिवासियों को भी। अभी जो बात कहा, बता तो कि हमें दो लोगों को जवाब देना पड़ता है। एक आपको देना पड़ता है, शिवम त्यागी नहीं, सिर्फ दो को नहीं, दर्शकों को भी जवाब देना पड़ता है जो शो देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर तो दो लोगों को देना पड़ता है, एक आपको भी देना पड़ता है। चलिए अब वक्त नहीं है मेरे पास। फाइनल कमेंट अंबेडकर जी जल्दी। रीमा जी, सिर्फ 10 सेकंड का समय ये है कि शिवम जी को जो है बाबा साहब की 2 बातें पढ़नी चाहिए। बाबा साहब भारतीय संविधान सभा में कैसे पहुंचे, दूसरा जोगेंद्र नाथ मंडल का योगदान।
जोगेंद्र नाथ मंडल जी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब के पार्टी थी उसके माध्यम से बंगाल से चुन करके गए थे, वो प्रतिनिधि थे। और जिस तरह से गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा जोगेंद्र नाथ मंडल साहब के लिए, मैं उसको कंडेम करता हूं। किसने किया गलत भाषा का इस्तेमाल? नहीं, जोगेंद्र नाथ मंडल जी के लिए जिस तरह से गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं उसको कंडेम करता हूं। कहां पे हुआ गलत भाषा का इस्तेमाल? शिवम त्यागी ने जिस तरह से गलत शब्दों को और गलत एटीट्यूड से बात की है जोगेंद्र नाथ मंडल साहब को लेकर के, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। आज अगर भारतीय संविधान है तो वो तो कोई आपके लिए चेंज नहीं करेगा मेरे ख्याल से। एटीट्यूड जिसका जैसा है वो वैसा ही रहेगा। रीमा जी, अगर आज इस देश में भारतीय संविधान है, अरुण सावंत, फाइनल सबसे बड़ा धन्यवाद जोगेंद्र नाथ मंडल साहब को देना चाहिए। अरुण सावंत जी बोलिए, सवाल क्या आपका? रजाकार यही मुद्दा अब रहेगा? देखिए, रजाकार ये मुद्दा तो चलता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें विकास के कामकाज तो उनके पास कुछ है ही नहीं। हाँ। और ना ही कुछ वो बात करते हैं। लेकिन हम जो महाराष्ट्र के नेता है, महायुति और विकास के ऊपर ही मतदान मांगेंगे और हम जीत के भी आएंगे। रजाकारों की बात भी चल रही है। शिवम त्यागी, आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा अब। नहीं, मुझे एटीट्यूड बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो सम्मान करता हूं उन सबका, मेरा पूरा शो ये जाकर देख लेंगे। लेकिन ये है कि विक्टिम कार्ड इनकी जेब में रखा होगा तो इमीडिएटली इनको यही मिला तो इन्होंने चल दिया। फिर से गलत। मैंने जो योगेंद्र नाथ मंडल को भी पढ़ा है, मैंने बाबा साहब को भी, हम इस देश के मालिक हैं। अरे तो बिल्कुल मालिक हो भाई हो आप मेरे। मैंने कब बना दिया है, सदियों से विक्टिम बनाया है, सदियों से विक्टिम बनाया है। इस देश में आपने सदियों से विक्टिम बनाया है, विक्टिम आपने बना दिया। इस देश के मालिक हैं हम, इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हैं। विक्टिम आपने बनाया, विक्टिम कार्ड हम नहीं खेलते हैं। विक्टिम आप लोगों ने बनाया, सदियों से विक्टिम बना करके हमको मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, कोई लाभ नहीं रखा है। देखिए फिर वही आपने अपनी बारी में बोला, फाइनल कमेंट उनको करने दीजिए शिवम त्यागी को। अब मैं फिर से कहना चाहता हूं, फिर से मैं कहना चाहता हूं, अरे नहीं है, विक्टिम आपने बताया है। विक्टिम आप बने। जब मैंने योगेंद्र नाथ मंडल के बारे में गलत बोला ही नहीं तो आप विक्टिम कार्ड काहे खेलने लग गए? उनके बारे में गलत बोला, ये बोला, नहीं बोला मैंने। अरे नहीं बोला मैंने, आपने गलत बोला। अब मैं आगे आना चाहता हूं, खैर छोड़िए। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये बात बहुत ठीक है। इस देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान बचाने का, बनाने का काम बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया, ये देश उसको कभी उसको चुका ही नहीं सकता। उनसे संबंधित जितने भी स्थानों को, चाहे रिकॉग्निशन का विषय रहा हो, चाहे तमाम चीजों का विषय रहा हो, चाहे बाबा साहब को सम्मान देने का विषय रहा हो, जो भाजपा ने किया वो कभी कोई और नहीं कर सकता। और अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, उसको जितना संविधान को खत्म करना और उसका नुकसान करना, ये करने में कांग्रेस वाले और AIMIM वालों ने किया, उतना डैमेज भी कोई और कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ओके, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विक्टिम कार्ड की क्योंकि बात चली और विक्टिम कार्ड का जिक्र हुआ, तो अब तो सवाल यही दर्शक सोचेंगे भी और हम भी शायद यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये विक्टिम कार्ड ही था जो मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे ने खेलने की कोशिश की, उस वक्त जब इसकी जरूरत थी, इससे सिंपैथी मिल रही थी, और आज उस कार्ड को पूरी तरह से चुप्पी की तरफ धकेल दिया गया, क्योंकि आज अगर उस पर मुंह खोलेंगे, जुबान खोलेंगे, तो शायद महाराष्ट्र में कुछ वोट कम हो जाएंगे। तो अब विक्टिम कार्ड कौन खेल रहा है, ये जवाब तो कांग्रेस को ही देना है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।